आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सबसे बुरी कल्पनाएं हकीकत बन जाए तो क्या होगा? आज की कहानी वैसी ही है, जहां सपने नहीं बल्कि डर हकीकत बनकर सामने आता है। इस कहानी में आप एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां से वापस आना शायद नामुमकिन हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्टोरी नाइट के एक नए सफर में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की कहानी अगर आप मन लगाकर सुनेंगे तो आपको डर के साथ साथ एक अलग ही अनुभव का एहसास होगा। ये कहानी मैंने कुछ साल पहले मेरे एक परिचित व्यक्ति से सुनी थी। उनके यहां ये घटना घटित हुई थी। दोस्तों, इस कहानी में शख्स के नाम और कुछ बातें और जगह मैंने अपने मुताबिक ऐड की है। मुझसे जितना हो पाया मैंने कोशिश की कहानी को बेहतर बनाने की। आशा करता हूं आपको भी ये कहानी पसंद आए। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाएं कहानी शुरू करते हैं। रोजाना की तरह आज भी धूप खिली हुई थी। ठंडक की ये प्यारी धूप लेने लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सौर्य अपने ऑफिस की ओर जाने को निकल चुका था। आज सुबह से ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने दिमाग का वहम समझकर उसने सारी बातें नजरअंदाज कर दिया। ऑफिस पहुंचकर बेसमेंट में उसने अपने कार को पार्किंग में लगाया। बेसमेंट की पार्किंग में थोड़ा अंधेरा था। एक ट्यूबलाइट भर जल रही थी जिसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। कार लॉक कर जब सौर्य लिफ्ट की तरफ जाने लगा तभी उसने महसूस किया कोई साया पार्किंग के एक कोने से निकलकर मुख्य द्वार की तरफ भागा। सौर्य को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर उसने सोचा कोई वर्कर होगा। लिफ्ट से अपने ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचकर वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। आज 2 नए एम्प्लॉई उसके टीम में ज्वाइन करने वाले थे। थोड़ी देर के बाद मानव संसाधन मैनेजर ने आकर उन दोनों का परिचय सबसे करवाया। निधि और नकुल नाम थे उनके। नकुल स्मार्ट और कैजुअल स्टाइल के परिधान में सुंदर लग रहा था, वहीं निधि भी पुरानी ब्लू जीन्स और ग्रे कलर की टॉप में कहीं से कमतर नहीं लग रही थी। दोनों को सौर्य के पास ले जाकर उनके परिचय के साथ ही आगे के कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी समझाकर मानव संसाधन मैनेजर चली गई। सौर्य थोड़े शर्मीले स्वभाव का था, लड़कियों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता था। उसके दोनों का स्वागत किया और भविष्य की शुभकामनाएं दी। दोनों सौर्य जैसे मैनेजर को पाकर खुश थे। सौर्य ने उनके लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट आईटी डिपार्टमेंट में भेज दी और दोनों को कंपनी और उनके कार्य संबंधित जानकारियां देने लगा। नकुल कुछ सवाल पूछ लेता तो कभी निधि अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर देती। सौर्य ने नोटिस किया निधि उसके काफी करीब बैठी है, जिसकी वजह से उसका पैर कभी कभी निधि को छू जा रहा था। सौर्य ने शालीनता पूर्वक अपने चेयर को उससे थोड़ा दूर कर लिया। अब उनके बीच थोड़ी दूरी बन गई थी। फिर जब सौर्य अपने लैपटॉप पर कुछ प्रेजेंटेशन दिखाने लगा तो निधि ने माउस पकड़ने की जद्दोजहद में उसका हाथ पकड़ लिया। सौर्य ने संकोचवश अपना हाथ हटा लिया। उसने सभ्यतापूर्वक कहा, मैडम आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कृपया मुझे डिस्टर्ब न करें। निधि बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से उसे घूरती रही, मानो जो कुछ भी कहा गया उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आकर चली गई, जिस पर न सौर्य का ध्यान गया न ही नकुल का। उनके जानकारियों का आदान प्रदान चलता रहा और निधि की भोलेपन के साथ हाथ पैर और शरीर सौर्य को किसी न किसी बहाने छूती रही। सौर्य ने थक हार कर उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद लंच ओवर हो गया। सब लंच करने चले गए। लंच के दौरान नकुल ने निधि से पूछा, निधि तुम्हें क्या हो गया था? तुम सर को ऐसे परेशान क्यों कर रही थी? मुझे पता नहीं क्या हो गया था उन्हें देखते ही। पता नहीं क्यों यूं मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। न चाहते हुए भी मेरा कंट्रोल मुझ पे नहीं था, निधि ने बताया। नकुल ने कहा, वो तो सर बहुत अच्छे हैं, नहीं तो तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाता। उनका व्यवहार भी मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तुमसे यूं दूर हो रहे थे जैसे उन्हें कोई झटका लग गया हो। तुमसे छू ही तो गए थे। एक साथ काम करने में ऐसा होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, निधि ने बेपरवाह होकर जवाब दिया और अपना लंच करने लगी। लंच के बाद फिर से तीनों एक साथ बैठकर जानकारियों का आदान प्रदान करते रहे। ऑफिस ओवर खत्म होने के बाद आपस में विदा लेकर सब अपने अपने घर को निकल पड़े। घर पहुंचकर निधि अपने कमरे में चली गई। वहीं बिस्तर पर लेटकर ऑफिस की सारी बातें याद करने लगी। सौर्य का ख्याल आते ही उसके अधरों पर एक अजीब सी मुस्कान छा जाती थी। सौर्य के लिए यह रात बहुत भारी गुजरी। सुबह उठने के बाद उसे बहुत ही थकान सी महसूस हो रही थी। उसे नाश्ता करते समय अखबार पढ़ने की आदत थी।
अखबार पर नजर डालते ही उसकी निगाहें एक खबर पर टिक कर रह गई। उसमें लिखा था, सुनसान रास्ते पर एक 23 वर्षीय युवती की हत्या, हमलावर अज्ञात। उस युवती की तस्वीर को देखकर शौर्य को लगा उसने इसे कहीं देखा है। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचना छोड़कर अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होकर ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में भी उसका सर भारी हो रहा था। निधि और नकुल भी आ गए थे। शौर्य ने उनसे पिछले दिन बताई गई जानकारी का डिस्कशन किया और फिर उन्हें कोई रिपोर्ट बनाने को बोलकर थोड़ा आराम करने लगा। ऑफिस ओवर खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने गृह को प्रस्थान करने लगे, लेकिन निधि अब तक ऑफिस में ही बैठी हुई थी। निधि को बैठा देखकर शौर्य उसके पास आया और पूछा, क्या बात है निधि, घर नहीं जाना क्या? निधि ने अपना सर ऊपर किया। उसकी आंखों को देखकर शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल गुस्से से भरी लाल लाल आंखें थीं उसकी। निधि, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? शौर्य ने कहा। निधि ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुकाकर कुछ बुदबुदाने लगी। शौर्य को लगा उसे मदद की जरूरत है। उसने निधि को अपने साथ आने को कहा। निधि अब शौर्य के साथ उसके कार में थी। उसकी हालत अब सामान्य हो चुकी थी। शौर्य उसके घर का रास्ता पूछते हुए कार ड्राइव कर रहा था। जब गंतव्य स्थान पर पहुंचकर शौर्य ने कार रोकी तो उसे आश्चर्य हुआ कि यहीं तो उसका घर भी है। उसने सोचा यहीं कहीं बगल वाले कोठी में इसका भी घर होगा। उसने निधि से पूछा, कौन सा घर तुम्हारा है? निधि ने शौर्य को एक तरफ इशारा करके दिखाया। शौर्य को उधर देखकर बहुत हैरानी हुई। वो घर तो शौर्य का था, फिर निधि उसे अपना क्यों बता रही है? निधि चलती हुई उस घर के अंदर गई और फूलदान के नीचे से चाबी का गुच्छा निकालकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। शौर्य कार के पास ही हक्का बक्का खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो घर के अंदर गया। उसे निधि कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन निधि का कहीं आता पता नहीं था। उसने फोन करके निधि से बात करनी चाहिए, लेकिन निधि का नंबर डायल करते ही बस सनसनाहट और घड़घड़ाहट की आवाज आती। शौर्य ने नकुल को फोन करना चाहा, पर कुछ सोचकर फोन नहीं लगाया। शौर्य अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इसी घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते कब उसे नींद ने घेर लिया, उसे कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय जब शौर्य अखबार के पन्ने पलट रहा था, तभी उसकी नजर फिर एक विचित्र समाचार पर ठहर गई। वो एक और मासूम युवती के कत्ल की खबर थी, जिसमें किसी ने उसे मारकर उसका दिल निकाल लिया था। तस्वीर काफी भयावह थी। शौर्य को फिर से वो लड़की जानी पहचानी सी लगी। अब तो उसके सामने दो दो पहेली थीं। इस समाचार को देख वह परेशान हो रहा था। उधर निधि की पहेली उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसने फैसला किया कि आज ऑफिस पहुंचकर निधि से उस बारे में बात करेगा। ये सोचकर शौर्य ऑफिस को निकल पड़ा। ऑफिस में उसे सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। निधि एक सामान्य लड़कियों की तरह बर्ताव कर रही थी। शौर्य ने उससे कल रात की घटना के बारे में पूछना चाहा, लेकिन निधि की सामान्य दिनचर्या देख उसे लगा ये उसका भ्रम भी हो सकता है। उसने इस बारे में निधि से कोई बात नहीं की। शाम को ऑफिस से निकलते समय निधि उसके पास आई और डिनर पर जाने का आग्रह करने लगी। शौर्य को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन निधि के बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गया। दोनों ऑफिस से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। निधि ने अपने लिए कुछ स्टार्टर और वाइन का ऑर्डर दिया और शौर्य से पूछा, वो क्या लेगा? जूस, शौर्य ने हकलाहट में कहा। यह देखकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, क्या बात है सर, कुछ खोए खोए से हो, सब ठीक तो है ना? शौर्य ने कहा, हाँ निधि, सब ठीक है। मैं तो बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सर, बताओ ना, मैं भी तो जानूं। निधि ने सवाल दागा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस की कुछ बातें। शौर्य ने निधि को टालना चाहा। निधि उसकी यह हालत देखकर बस मंद मंद मुस्कुराते रही। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर सर्व करने आ गया। ऑर्डर सर्व करने के बाद थोड़ी देर खड़े होकर वो शौर्य को देखता रहा। जब शौर्य का ध्यान उस पर गया तो वह झेंप गया और सॉरी सर कहकर वहां से चला गया। शौर्य और निधि ने डिनर किया। निधि ने खाने का बिल चुकाया और वे घर को निकल पड़े। शौर्य पूरे रास्ते निधि को कनखियों से निहारता रहा। निधि ने उससे कहा, सर, रात ज्यादा हो गई है और मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो गया होगा, क्या आप मुझे किसी होटल पे छोड़ सकते हैं? शौर्य ने कहा, मेरे घर पर तुम रुक सकती हो, कोई परेशानी नहीं होगी। निधि ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई।
दोनों सौर्य के घर पहुंच गए। अपने अपने कपड़े बदलकर दोनों ने साथ में थोड़ी देर टीवी देखा, फिर सोने चले गए। सुबह उठकर सौर्य निधि को जगाने उसके कमरे में गया, और ये क्या, निधि शायद पहले ही उठकर जा चुकी थीं। कमरे में निधि का कोई नामो निशान नहीं था। सौर्य को अपने देर तक सोए रहने की ग्लानि हुई, पर अब वो क्या कर सकता था। पिछली कुछ रातों की तरह आज की रात भी एक 25 वर्षीय लड़की की हत्या हुई थी, और उसके दिल को भी कोई निकाल कर ले गया था। शहर में होती इन हत्याओं ने आम जनता में डर का माहौल बना दिया था। लोग, खास करके कामकाजी महिलाओं का रात को निकलना बंद हो गया था। मीडिया पुलिस वालों की नाकाबिलियत को मिर्च मसाला लगाकर दिखा रही थी। पुलिस महकमे में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। शहर में हर तिराहे पर एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगा दी गई थी। फिर भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कातिल के बारे में कोई भी जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। रात के 11 बज गए थे। निशा जल्दी जल्दी अपने घर को पहुंचना चाहती थी। कुछ दिनों से जो हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उससे निशा काफी डरी हुई थी। अगर शिशिर की कार रास्ते में खराब नहीं हुई होती तो निशा कभी पैदल ना आती। शिशिर ने तो उसे रुकने को कहा भी था, लेकिन निशा का घर कुल 500 मीटर ही रह गया था, तो निशा ने विदा लेकर कहर को प्रस्थान करने लगी। घर से अब वह 10 मीटर दूरी पर रही होगी। उसे अपने पीछे कोई साया आता महसूस हुआ। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। उस साये के पहनावे से वह किसी महिला की तरह लग रही थी। निशा ने चैन की सांस ली और घर के अंदर प्रवेश करने लगी। तभी उसके सर पर किसी कठोर चीज का प्रहार हुआ। निशा अपना सर पकड़कर वहीं गिर पड़ी। गिरते हुए उसने हमलावर को देखा। हमलावर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे धीरे निशा बेहोशी की गर्त में समाने लगी। इधर सुबह सौर्य के उठते ही उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसने सोचा रात को नींद सही से पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। ब्रेकफास्ट की टेबल पर उसने अखबार पर एक सरसरी तौर पर नजर डाली। इस बार फिर एक युवती की हत्या और उसके दिल निकालने की खबर थी। सौर्य उसे देखकर चौंक पड़ा। उसे अब याद था कि उसने उस लड़की को सपने में देखा था। हत्या वाली जगह भी वही थी जहां सपने में उसने देखा था। सौर्य को अपना सर दुखता सा महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर सौर्य ऑफिस को निकलने की तैयारी करने लगा। आज उसने सोच रखा था कि निधि से मिलकर उसे अपना जीवन साथी बनाने के बारे में बात करेगा। उसे यकीन था कि निधि उसकी बात जरूर मान जाएगी। आखिर निधि भी तो उसका साथ पसंद करती है। अपने उधेड़बुन में फंसा सौर्य कब ऑफिस की पार्किंग में पहुंच गया, उसे खुद पता नहीं चला। ऑफिस में पहुंचकर उसकी नजरें निधि को तलाश रही थीं, लेकिन निधि आज शायद छुट्टी पर थी। सौर्य को निधि पर बहुत गुस्सा आने लगा। इतना कुछ सोचकर वह आज आया था, लेकिन निधि की अनुपस्थिति ने सब पर पानी फेर दिया। सारा दिन ऑफिस में बेमन से गुजारने के बाद सौर्य शाम को वापस घर चला आया। घर आने पर उसे अपने घर का दरवाजा खुला हुआ मिला। उसे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया घर में। धीरे से उसने दरवाजा खोला। अंदर नजर पड़ते ही चौंक पड़ा। अंदर निधि सोफे पर बैठी इत्मीनान से टीवी देख रही थी। सौर्य निधि को देखकर सब कुछ भूल गया और चहकते हुए पूछा, निधि क्या सरप्राइज दिया है तुमने? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहां मिलोगी। क्यों मैं यहां नहीं आ सकती? निधि ने पूछा। नहीं नहीं, इसे अपना ही घर समझो। तुम यहां कभी भी आ जा सकती हो। मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, सौर्य ने कहा। सौर्य ने दोनों के डिनर का इंतजाम किया। फिर दोनों मिलकर डिनर करने लगे। निधि ने अपना प्लान पहले ही बता दिया था। आज रात उसे यहीं रुकना है। दोनों मिलकर थोड़ी देर टीवी देखते रहे, फिर सो गए। रात को कुछ खटपट की आवाज से सौर्य की आंख खुल गई। उसने बाहर जाकर निधि के कमरे में झांका। उसे निधि कहीं नजर नहीं आई। बाहर की तरफ देखने पर निधि उसे गेट से निकलती हुई सड़क पर जाती दिखी। सौर्य की समझ में नहीं आ रहा था निधि इतनी रात गए कहां जा रही है। सौर्य ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर निधि उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसने इधर उधर निधि को तलाशने की कोशिश की, लेकिन उसे निधि का कुछ पता नहीं चला। सौर्य थोड़ी देर वहीं निधि के इंतजार में खड़ा रहा। कुछ ही देर के बाद उसे अगले मोड़ पर एक चीख सुनाई पड़ी। भागता हुआ सौर्य वहां पहुंचा। वहां का दृश्य देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक पुलिसकर्मी घायल पड़ा हुआ था। उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पास में निधि बैठी हुई थी।
निधि के हाथ में मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। शौर्य ने निधि को उठाया। निधि नींद की आगोश में थी। उसके मुंह में खून लगा हुआ था। शौर्य ने उसे सहारा दिया और अपने घर में लाकर सुला दिया। उसके सिरहाने ही बैठे हुए इन सारी घटनाओं को जोड़कर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करने लगा। सब कुछ सोचते समझते शौर्य नींद की आगोश में चला गया। उसकी नींद दरवाजे पर की गई खटखटाहट से खुली। शौर्य उठा और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए गया। दरवाजा खोलते ही सामने कुछ पुलिस वाले खड़े थे। उनमें से एक ने शौर्य की तरफ इशारा किया और बाकी पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। शौर्य अचंभित रह गया। उसने कहा, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? एक पुलिस वाला जो उनका वरिष्ठ अधिकारी था, उसने कहा, तुम पर रात में होने वाले कत्ल का इल्जाम है। हमें तुम्हारे घर की तलाशी भी लेनी है। शौर्य ने कहा, सर, तलाश करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया है। जिस कातिल को आप तलाश रहे हो वो निधि है, जो बेडरूम में सोई हुई है। कोई बात नहीं, तलाशी के बाद हम उससे भी मिल लेंगे। हवलदार राम सिंह, इसे पुलिस वैन में डालो, कड़कते स्वर में पुलिस अधिकारी ने कहा। हवलदार राम सिंह ने शौर्य को हथकड़ी लगाई और पुलिस वैन में बिठा दिया। शौर्य चिल्लाते हुए कहता रहा, कोई भी कत्ल मैंने नहीं किया है, निधि ने किया है। मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? किसी ने उसकी बातों को नहीं सुना। शौर्य के कमरे की तलाशी लेने पर बेसमेंट में एक बड़ा फ्रीजर मिला जिसमें बहुत सारे दिल रखे हुए थे। इस दृश्य को देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इतना जघन्य हत्यारा जिसने कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। फोरेंसिक लैब वाले सारे घर की फोटोग्राफी और सैंपल इकट्ठे करने में जुटे हुए थे। उड़ती उड़ती ये खबर मीडिया कर्मियों को भी लग गई। सारे के सारे समाचार पत्रों के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके थे। वो भी मौके की फोटोग्राफी करने लगे। कुछ मीडिया कर्मी शौर्य से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस वालों की सख्ती के कारण शौर्य से बात नहीं हो पाई। शौर्य लगातार बोले जा रहा था कि निधि ने सब कुछ किया है, मैं निर्दोष हूं, चिल्लाए जा रहा था। मीडिया कर्मियों ने उसकी इस बात को नोटिस किया और उसकी कुछ तस्वीरें लेकर अपने काम में जुट गए। इन्हीं मीडिया कर्मियों में एक लड़की थी, नेहा। उसने अपने सहायक को पुलिस वालों को उलझाने को कहकर शौर्य से बात करने की ठानी। थोड़ी देर बाद नेहा का सहकर्मी पुलिस वालों के पास पहुंचा और अपना परिचय देकर शौर्य से बात करने की इच्छा व्यक्त की। पुलिस वाले वैसे ही परेशान थे, उसे मना करते हुए थोड़ा सा धक्का दे दिया। सहयोगी वहीं गिर पड़ा और ऐसे नाटक करने लगा जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। अब पुलिसकर्मियों की हालत पतली हो गई। इतने सारे मीडिया कर्मियों के सामने किसी को धक्का देना और उसे दौरा पड़ने से मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाकर पता नहीं क्या क्या छाप देंगे। सारे मीडिया कर्मियों और पुलिस वालों का ध्यान उस सहयोगी पर लगा हुआ था। इधर नेहा सबसे बचते बचाते शौर्य के पास पहुंच चुकी थी। उसने शौर्य से पूछा, क्या ये सारे कत्ल आपने किया है? शौर्य अपना राग अलापने लगा, नहीं, ये सारे कत्ल मैंने नहीं किया है। ये सारे कत्ल निधि ने किया है। कौन है ये निधि? कहां है अभी वह? नेहा ने पूछा। शौर्य ने बताया, वो मेरे ऑफिस में काम करती है, यहीं कहीं रहती है। उसने ही सारे कत्ल किए हैं। कल रात को मैंने उसे देखा भी था। उसने ही अगले चौराहे पर पुलिस वाले को घायल भी किया था। नेहा ने फिर पूछा, आपके घर में ये सारे मृत लड़कियों के दिल कैसे मिले? निधि को मेरे घर की चाबी की जानकारी थी, वही ये सारी चीजें लाकर यहां रख देती होगी, शौर्य ने कहा। नेहा ने कुछ और सवाल किए और एक तस्वीर शौर्य की लेकर वहां से अपने सहायक के पास चली गई। उसके सहायक ने उसे देखा और धीरे धीरे ठीक होने का नाटक करते हुए खड़ा हो गया। फिर दोनों वहां से खिसक लिए। अगले दिन सारे समाचार पत्रों में एक ही खबर थी, दिल चुराने वाला हत्यारा गिरफ्तार। उसके बारे में कुछ परिचय और उसकी तस्वीरें। बस नेहा के अखबार में इस खबर के साथ निधि के विषय में भी लिखा हुआ था। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थीं। कोई शौर्य को निर्दोष बताता तो कोई वहशी। इधर पुलिस के रिमांड रूम में सब पागल हो गए थे। आज तक उनका एक से एक अपराधियों से पाला पड़ा था, लेकिन ये शौर्य किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। कितनी भी पूछताछ हुई, टार्चर किया गया, बस एक ही रट लगा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सबको निधि ने मारा है। ऊपर से केस को आगे बढ़ाने का बहुत दबाव था। बिना पूरी जानकारी और कबूलनामे के यह जांच कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिक पाता। ऊपर से मीडिया का दबाव प्रेस रिलीज के लिए और जनता के बहुत सारे सवाल, क्या यही कातिल है? इसने कत्ल क्यों किए? अब तक तो कत्ल का मोटिव भी नहीं पता था।
शौर्य को कातिल ठहराना तो दूर की बात थी, फिर इंस्पेक्टर सिंह ने इसे दूसरे तरीके हल करने को सोचा। उन्होंने सारे सबूतों पर एक नजर डाली। शौर्य के घर से मिले दिल की फॉरेंसिक जांच में साबित हो गया था कि ये उन मृत लड़कियों के ही हैं। उन लड़कियों के ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं मिले थे, लेकिन कुछ बाल मिले थे जिनका मिलान शौर्य के बालों से हो चुका था। एक कत्ल के समय उस सड़क पर एक सीसीटीवी कैमरे में थोड़ी रिकॉर्डिंग आ गई थी, जिसमें कत्ल होने वाली लड़की के पीछे एक और लड़की गई थी जो थोड़ी देर बाद वापस आ रही थी। लड़की की शक्ल सीसीटीवी में साफ नहीं दिख रही थी। यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस की थ्योरी को झुठला रही थी। सिंह साहब ने एक बार फिर से शौर्य को ये सारे सबूत दिखाकर बात करने की सोची। उससे पहले उन्होंने शौर्य के घर की फिर से एक बार तलाशी लेने का मन बनाया। शौर्य के घर पहुंचकर उन्होंने तलाशी लेना प्रारंभ कर दिया। सारे कमरे की तलाशी लेकर वे वार्डरोब की तलाशी लेने लगे। एक वार्डरोब में उन्हें लड़कियों के कपड़े मिले। उन कपड़ों में वो ड्रेस भी थी जो सीसीटीवी फुटेज में कातिल ने पहन रखी थी। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि या तो शौर्य कातिल है या किसी न किसी तरह कत्ल में इसका हाथ है, जिसके बारे में अधिक जानकारी शौर्य से ही मिल सकती थी। उस कपड़े को लेकर सिंह साहब थाने पहुंच गए। अब उनके पास तमाम सबूत थे। या तो शौर्य कत्ल में अपना हाथ स्वीकार कर लेगा या फिर कातिल के बारे में पूरी जानकारी दे देगा। सिंह साहब सारे डिटेल्स लेकर शौर्य के सम्मुख बैठे थे। शौर्य अपनी सहमी आंखों से उन्हें देख रहा था। टार्चर की वजह से उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। बाहर से कोई घाव तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदरूनी चोटों ने उसे तोड़ दिया था। सिंह साहब ने उसे समझाते हुए कहा, शौर्य देखो, हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। हम भी अपना ही काम कर रहे हैं। देखो कितने सबूत तुम्हारे खिलाफ मिले हैं और तुम अब तक किसी निधि की बात कर रहे हो। चलो एक बार को मान भी ले कि तुम निर्दोष हो, पर हमें तो ये निधि कहीं नहीं मिली। अब या तो तुम सारे गुनाह कबूल कर लो या कातिल जो भी है उसके बारे में साफ साफ बता दो। यही हम दोनों के लिए ठीक होगा। शौर्य ने कहा, इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता आप किस सबूत की बात कर रहे हैं, पर आप मेरे ऑफिस से पता कर सकते हैं। निधि और नकुल ने अभी जल्दी ही ऑफिस ज्वाइन किया था। आप नकुल या ऑफिस की मानव संसाधन मैनेजर ऋचा से पूछ सकते हैं। सारे कत्ल निधि ने ही किए हैं। सिंह साहब गुर्राते हुए बोले, क्या बहकी बहकी बातें करते रहते हो? न ही तुम्हारे दिए हुए पते पर कोई ऑफिस है और न ही कोई स्टाफ। फिर ये निधि और नकुल कहां से होंगे? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो वहां पिछले 3 साल से लगातार ऑफिस जाता हूं। शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी, शौर्य ने कहा। सिंह साहब दहाड़े, गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है शौर्य। उस बिल्डिंग को खंडहर हुए 25 साल हो गए हैं और तुम कहते हो कि वो तुम्हारा ऑफिस है। पिछले 3 साल से तुम वहां ऑफिस जा रहे हो। या तो तुम एक बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इन सबूतों को देखो और बताओ तुम्हें इनके बारे में क्या कहना है। सिंह साहब ने शौर्य को सारे सबूत दिखाए। शौर्य अचंभित सा सब देखता और सुनता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, सर, ये सब साबित तो करते हैं कि शायद मुझे कोई फंसाने की कोशिश, कोई भी हाथ होता तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती। बेशक इस तरह के नृशंस हत्यारे को बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिंह साहब को लगा कि वो अपने बाल नोच लें, अपना या फिर शौर्य का सर दीवारों पर दे मारे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। उन्होंने राम सिंह को बुलाकर रात भर शौर्य की विशेष सेवा का आदेश दिया और पैर पटकते हुए वहां से चले गए। रात भर शौर्य की विशेष सेवा की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सारे पुलिसकर्मियों को यकीन तो था कि इन सारे कत्ल के पीछे शौर्य का हाथ है, लेकिन उसके कत्ल के बारे में सारी अनभिज्ञता उनको परेशानी में डाल रही थी। सिंह साहब ने सोचा एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए। उन्होंने क्रिमिनल मनोचिकित्सक को संपर्क किया और सारी बातें बताई। मनोचिकित्सक ने उन्हें अगले दिन आने का आश्वासन दिया और कहा, सिंह जी, मुझसे जो भी संभव हो सकेगा मैं अवश्य आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। जी धन्यवाद। इस केस ने सभी का दिमाग घुमाकर रख दिया है। अब तो केवल आपसे ही कुछ उम्मीद है, सिंह साहब ने कहा। फिर सिंह साहब अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त हो गए। अगले दिन मनोचिकित्सक साहब अपने सहयोगियों और कुछ मशीनों समेत थाने पहुंच गए। उन्होंने प्रथम दृष्टया शौर्य से कुछ बातचीत की। कोई संतोषजनक जवाब न पाकर उन्होंने शौर्य से उस पर हिप्नोटिज्म करने की इच्छा जताई, जिसके लिए शौर्य तुरंत तैयार हो गया। सारे यंत्र अपनी जगह पर लगाए गए।
सौर्य की शारीरिक और मानसिक तनाव को मापने के लिए भी कुछ यंत्र अपनी जगह पर स्थापित किया गया। उसके बाद मनोचिकित्सक ने सौर्य को हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। 3 घंटे के अनवरत जारी प्रयासों के बाद सौर्य के अवचेतन मन ने मनोचिकित्सक महोदय को अपने अतीत से रूबरू करवाना शुरू किया। सौर्य ने कहा, मेरी उम्र तकरीबन 15 या 16 साल की है। सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन मुझ में काम वासना का विकार भरा हुआ है। इस विकार की वजह से मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। कुछ न कुछ गलतियां कर बैठता हूं। कई बार मुझे और मेरे घर वालों को इस वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कई बार मेरे मन की इच्छा होती है कि मैं अपनी जान दे दूं। कम से कम माता पिता और बहनें इस शर्मिंदगी से तो बच जाएंगी। सब मुझसे नाराज रहते हैं। उनके लिए मैं एक बोझ और बदनुमा दाग से अधिक कुछ भी नहीं हूं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। मैं पता नहीं किस इच्छा से वशीभूत होकर स्नान करते समय रागिनी के बाथरूम में ताक झांक कर रहा था। ताक झांक करते देख मुझे दीदी ने देख लिया और घर पर शिकायत कर दी। फिर जो मेरी पिटाई हुई उसका दर्द तो अब तक है। 2 दिनों बाद रक्षाबंधन है और मेरी बहनों ने यह घोषणा कर दी है कि इस राक्षस को राखी नहीं बांधेगी। क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या यह कामेक्षा इतनी बुरी चीज होती है? कई बार मैंने प्रयत्न किया, लेकिन एक अजीब से सम्मोहन में बंधा हुआ मैं अपनी अधूरी कामेक्षा पूरी करने निकल पड़ता हूं। एक बार तो भाई ने मुझे उन गंदी बस्ती में पकड़ा और खूब पिटाई करवाई। क्या दोष है मेरा? अगर मनस्थिति मेरी अलग है, मैं तो अपनी कलुषित कामनाएं ही पूरी करना चाहता हूं। किसी के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं करता। कुछ दिनों बाद घर में खूब हो हल्ला मचा हुआ था। मेरी पड़ोस की रिंकी ने मेरी शिकायत जो कर दी थी मेरे घर में। कितना समझाया और गिड़गिड़ाया था मैं, लेकिन उसने तो संसर्ग का आनंद भी लिया और शिकायत भी कर दी। शिकायत भी क्या की, जैसे मैं ही विलेन हूं। उसके साथ जबरदस्ती की। माना शुरुआत में उसने मना किया था, पर बाद में तो मान गई थी। अब तो मैं घर में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। बहनें भी इस तरह मुझसे व्यवहार करने लगी मानो उन पर भी मैं कुदृष्टि डाल रहा हूं। बात तो पंचायत तक चली गई थी, पर भला हो रिंकी के घर वालों का उन्होंने मेरी कुटाई करवाकर ही छोड़ दिया था। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मैं सबकी नजरों से गिर चुका हूं। केवल मालती चाची ही मुझे समझती थीं। मुझे उनकी बताई बातें थोड़ा सुकून देती थीं, लेकिन उस दिन उनको अकेले में देख मेरी नीयत डोलने लगी। तब से मैंने उनके पास जाना भी छोड़ दिया। मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब तो मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं। कुछ दिनों से किन्नरों के एक समूह यहीं गांव की सीमा पर बगीचे में डेरा डाले हुए हैं। मैं अपनी यौन पिपासा शांत करने उनके पास भी गया। उनके मुखिया से मैंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कुछ दिनों तक एक जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर पीने को दिया है। फिर अगले हफ्ते मुझे किसी क्रिया लिंग क्षेदन पता नहीं क्या है उसके लिए बुलाया है। काढ़े के इस्तेमाल से अब मन शांत रहता है। संभवतः मैं ठीक हो रहा हूं। मुखिया ने कहा है उस प्रक्रिया के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आज मैं किन्नरों के बस्ती में हूं। कुछ पूजा पाठ हो रहा है मेरे लिए। धीरे धीरे मुझ पर नशा सा छाता जा रहा है। अब मैं बेहोश हो चुका हूं। होश में आने पर मुझे बहुत कमजोरी सा महसूस हुआ। दर्द के मारे मेरी हालत खराब थी। मुझे अपने शरीर में कुछ अधूरापन लग रहा था, पर दर्द के कारण मुझे ध्यान न रहा। किसी तरह गिरते पड़ते मैं घर पहुंचा और फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे माता पिता और बहनें मुझे घेर कर खड़ी थीं। सबकी आंखों में आंसू थे। मेरे शरीर में बहुत कमजोरी थी। मुझे टॉयलेट जाने की इच्छा हुई, लेकिन सब लोगों ने बताया टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं है, ब्लैडर मैनेजमेंट सिस्टम लगा है, यहीं कर लो। मैंने टॉयलेट तो कर लिया, पर मुझे कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ। माँ मुझे देख विलाप करने लगी, जिसे समझकर मुझे पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, किंतु मुझे सुकून भी था कि मुसीबत से छुटकारा भी मिल गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर जब घर पहुंचा तो सबका नजरिया मेरे प्रति बदला हुआ था। जो बहनें मुझसे कन्नी काटती थीं, अब वो मेरी देखभाल में लगी रहती। मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा था। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अपना रोजमर्रा के कामों में जुट गया। कुछ महीने तो सुकून से निकल गए। उसके बाद फिर मुझ में वासना का कीड़ा कुलबुलाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब सारे अंगों को निकाल दिया गया है, फिर ये वासना के झोंके क्यों? अब इन झोंकों को मैं कंट्रोल कर सकता था। मेरे अंदर की हीन भावना और नामर्दानगी मुझे बेचैन करने लगी थी। मुझे अपने साथ हुए अत्याचार ने मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना दिया था।
अब मैं कॉलेज जाने लगा था। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मुझे अब अपने जीवन को किसी तरह गुजारते जाना था। कोई प्यार परिवार की तो कोई उम्मीद नहीं बची थी। कॉलेज में ही मेरा सामना प्रिया से हुआ। वो मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। उसने ही हमारी दोस्ती की पहल की थी। धीरे धीरे हमारी ये दोस्ती रोजाना के मुलाकातों से होती हुई प्यार में बदलने लगी। कई बार मैंने अपने बारे में उसे बताना चाहा, लेकिन शर्मिंदगी और उसे खो देने के डर से कभी कह नहीं पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार प्रगाढ़ होने लगा। प्रिया अब मेरे साथ कुछ पर्सनल समय गुजारने की इच्छा व्यक्त करने लगी थी। उसे हमारे प्यार में कुछ अधूरेपन का एहसास होने लगा था। उसने मेरे करीब आने की कोशिश की, पर मैं किसी न किसी बहाने टालता रहता। एक दिन प्रिया ने अपना जन्मदिन मनाने मुझे एक गेस्ट हाउस में बुलाया। वहां उसके कुछ और भी दोस्त आने वाले थे, जिसके वजह से मैंने भी वहां आने को हाँ कर दी। वहां पहुंचने पर पता चला उसके कुछ दोस्त ही आए थे। जितने भी आए थे सारे कपल्स ही थे। उनके रात्रि विश्राम के इंतजाम भी उसी गेस्ट हाउस में ही था। पार्टी के बाद प्रिया ने भी मुझे वहां रुकने को कहा। हमने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी और कभी न कभी मुझे इस पल का सामना तो करना ही था। ये सोचकर मुझे वहां रुकना ही पड़ा। रात्रि विश्राम को सारे कपल्स अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी प्रिया के साथ एक कमरे में चला गया। हम पहले तो प्यार भरी कुछ बातें करते रहे, फिर धीरे धीरे मैंने प्रिया को अपनी हकीकत बताई। प्रिया उसे एक मजाक समझ हंसती रही, फिर मेरे करीब आने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद जब प्रिया का सामना हकीकत से हुआ तो उसने मानो सारा गेस्ट हाउस सर पे उठा लिया। नशे में गंदी गंदी गालियों की बौछार करने लगी। मुझे तब भी उतना बुरा नहीं लगा, पर उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाकर उनके सामने मेरी बेइज्जती की और नामर्द कहा तो मेरा मन चीत्कार उठा। ये तो फिर भी हद थी। नशे में उसने जबरन मेरे कपड़े उतार कर मेरे नामर्दानगी का प्रदर्शन सबके सामने कर दिया। अपनी निरीहता देख मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। उन सब ने मेरा जमकर मजाक उड़ाया और इतनी रात गए मुझे गेस्ट हाउस से धक्के मारकर निकाल दिया। मैंने अपने सच्चे प्यार का वास्ता दिया, लेकिन उनकी हंसी में मेरा प्यार बहुत कमजोर मालूम पड़ा। मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी मां और बहनों की मुझसे उम्मीद ने मुझे संबल प्रदान किया। अब कॉलेज में मैं एक परिहास की वस्तु बन गया था। प्रिया को एक दूसरा प्रेमी मिल गया था। वो उसके साथ मुझे जलाने के लिए मेरे सामने ही आलिंगनबद्ध हो जाती, तो कभी किसी और तरीके से मेरा उपहास करती। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हो गया और मैं जॉब के सिलसिले में इस शहर में आ गया। मुझे हमेशा ही अपनी कमी खलती। जब भी किसी जोड़े को देखता या किसी हंसते खेलते परिवार को, तो मेरे दिल से टिस निकल कर रह जाती। इतना कहकर सौर्य शांत हो गया। मनोचिकित्सक महोदय ने बहुत कोशिश की, लेकिन सौर्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर से कोशिश की। सौर्य, आगे क्या हुआ बताओ। सौर्य, सुन रहे हो मुझे? थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। उसके बाद सौर्य ने कहा, उसके बाद मैं आई इसकी जिंदगी में। ये सुन मनोचिकित्सक और कमरे में बैठे लोगों पर हवाइयां उड़ने लगी। सौर्य अब किसी नारी की आवाज में बोल रहा था। मनोचिकित्सक ने पूछा, आप कौन? सौर्य ने नारी आवाज में कहना शुरू किया, मैं निधि, सौर्य की गर्लफ्रेंड, जिससे सौर्य बहुत प्यार करता है, पर अपनी कमियों के कारण कह नहीं पाता। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूं। इसकी कमियों से मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल वैसी ही हूं जैसी सौर्य कल्पना करता है। मैंने इसे दिलोजान से प्यार किया है और यह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरी रूप प्रतिरूप सब सौर्य की देन है। मैं ही उसकी कल्पना हूं, मैं ही उसका सच। मनोचिकित्सक ने पूछा, फिर उन लड़कियों का कत्ल किसने किया है? सौर्य ने नारी स्वर में कहा, उन सबको मैंने मारा है। जैसे उन्होंने सौर्य की बेइज्जती की, मेरे प्यार की बेइज्जती की, किसी को हक नहीं। मैंने उसका ही बदला लिया है। मैं और भी लड़कियों को मारूंगी, सारी दुनिया की लड़कियों को मार दूंगी, अपने प्रेमी के बदले के लिए। मनोचिकित्सक ने कहा, उन लड़कियों की क्या गलती थी जिनको मारा? उनके दिल क्यों निकाल लाती थी तुम? सौर्य ने नारी स्वर में कहा, सारा खेल तो दिल का ही है डॉक्टर। सारी लड़कियों को मारकर उनके दिल से खेलना मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे सौर्य से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं सबको मार दूंगी। उसके बाद सौर्य की हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ने लगी। डॉक्टर ने अपनी पूछताछ वहीं रोक दी और सौर्य को होश में लाने का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में धीरे धीरे सौर्य को होश आ गया। उसकी हार्ट बीट भी सामान्य हो गई थी। सारे लोग उसे ही घूर रहे थे, मानो वो कोई अजूबा हो। मनोचिकित्सक के साथ सिंह साहब दूसरे कमरे आए।
सिंह साहब फटी फटी आंखों से मनोचिकित्सक महोदय को घूर रहे थे। शायद कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन खामोश थे कि मनोचिकित्सक महोदय ही शुरुआत करें। मनोचिकित्सक महोदय ने कहना शुरू किया, इंस्पेक्टर सिंह, यह केस सब पर भारी पड़ने वाला है। सौर्य को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान का दिमाग उसे आभासी दुनिया में ले जाता है, जहां वह अपनी सोच के अनुसार सब कुछ रचने लगता है। इसने अपनी एक प्रेमिका रच ली है, जो इसके दबे हुए भावों को हवा देती है, और जब वो इस पर हावी होती है, इसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदलकर उस प्रेमिका में परिवर्तित हो जाती है। उस अवस्था में ये जो कुछ भी करता है, उसका भान इसे बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे केसेस में कोर्ट अपराधी को सजा देने के बदले उसके मानसिक इलाज की व्यवस्था करने को कहता है। इंस्पेक्टर ने कहा, वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन ये बताइए कि मीडिया वालों को क्या बताना है? क्या इस कहानी पर वो यकीन करेंगे या पुलिस की नाकामी समझकर हमारी धज्जियां उड़ा देंगे? मैं आपको एक ऐसे ही पुराने केस का एक रेफरेंस दूंगा, आप उसके साथ मीडिया को अपनी सारी रिपोर्ट भेज देना, मनोचिकित्सक ने कहा। सिंह साहब को थोड़ी तसल्ली तो हुई। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को अपने जांच के रिपोर्ट बनाकर भेजने को बोलकर विदा किया और खुद किसी गहरे चिंतन में बैठ गए। मीडिया में उन्होंने सारे खुलासे की कड़ी जोड़कर भेज दी। अगले दिन सभी अखबारों में मिर्च मसाले लगाकर यह खबर छपी। नगर में हर कोई इस कहानी को पढ़कर अचंभित रह गया। सिंह साहब को मनोचिकित्सक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने खुद थोड़ी छानबीन करनी चाहिए। रात को सौर्य के कोठरी में 2 हवलदारों के साथ पहुंच गए और उससे निधि के बारे में पूछने लगे। उसे निधि निधि कहकर पुकारते रहे, लेकिन सौर्य बस बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें ताकता रहा। थक हार कर वो वापस चले गए। उनके जाते ही सौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। सारी खोजबीन से मिले रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के बाद सौर्य को मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया। वहां पर सौर्य के इलाज का प्रबंध किया गया। कुछ दिन तो सौर्य सामान्य रहा। एक दिन निधि उससे मिलने अस्पताल में आई। उसे देख सौर्य बहुत खुश हो गया और निधि से पूछा, तुम इतने दिन कहाँ थी? सब कह रहे हैं मैंने वो सारे कत्ल किए, और देखो उन्होंने मुझे यहां बंद करके रखा है। मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दिया। तुम्हें और मुझे कभी ये दुनिया वाले मिलने नहीं देंगे। हमें मिलने का केवल एक ही रास्ता बचा है। आओ मेरे साथ, निधि ने कहा। निधि आगे आगे चलती रही और सौर्य उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर बालकनी पर आकर निधि ने सौर्य को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बाहर को सरक गई। दोनों प्रेमी धीरे धीरे अब आसमान की सैर करने लगे। उसकी नश्वर देह नीचे फर्श पर छिन्न भिन्न अवस्था में पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतर डरावनी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हम मिलते हैं आपसे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।